Most Wanted series, it is your day 29 and we are going to discuss about cancer and drugs और ढेर सारे ड्रग्स अल्कोहल अब्यूजेस की बात करेंगे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होगा, क्वेश्चंस देखेंगे। चलो भाई बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ है, एक डिजीज है जो ह्यूमन के अंदर बहुत सारे वेरियस कॉजेटिव एजेंट्स के थ्रू होता है। कॉजेटिव एजेंट्स वायरस भी हो सकते हैं और कैंसर कॉजेटिव एजेंट्स जो होते हैं म्यूटाजेंट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिटेल करते हैं अपन। चलो भाई बात करते हैं सेल डिवीजन की, है ना। तो सेल डिवीजन क्या है जरा देखें। तो कोई भी सेल जब डिवाइड करती है, नॉर्मल सेल है ना, जब नॉर्मल सेल डिवाइड करती है देन डिवीजन के थ्रू क्या होगा, मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन करेगी, है ना। और इस सेल डिवीजन, सिंगल सेल को डिवाइड करके मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल सेल डिवीजन। और इस डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए एक जीन होती है, दैट इज प्रोटोऑन्कोजीन, है ना, प्रोटोऑन्कोजीन। और इस प्रोटोऑन्कोजीन के एक्टिविटी पे को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक सप्रेशर जीन प्रेजेंट होता है ना। सप्रेशर जीन प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल ग्रोथ के बाद क्या करता है भाई, इसको रोकता है, ठीक है। बोलता है कि भाई तू रुक जा, है ना, सप्रेस करता है उसको। सप्रेशर जीन प्रेजेंट है ना, सप्रेशर जीन। नाउ इन केस ऑफ कैंसर क्या होगा, ये प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल सेल्स है और यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। प्रोटोऑन्कोजीन म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेट होकर के क्या बना देता है, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ये जो सप्रेशर जीन है ना, ये सप्रेशर जीन उसके ऊपर काम करना बंद कर देगा। कैसे बंद कर देगा काम करना, इसको पहचानेगा ही नहीं। तो देयर इज नो एक्टिविटी, यानी कि अब क्या होगा, रेगुलर सेल ग्रोथ होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ढेर सारे सेल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट देखें, अब ये कैंसरस ट्यूमर है कि नहीं है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है। अगर ये सेल्स कैंसरस हैं देन दे विल शो द एक प्रॉपर्टी दैट इज मेटास्टेसिस, यानी कि ये अपने ओरिजिन वाले साइट को छोड़ करके ब्लड के थ्रू, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू वन पोर्शन ऑफ बॉडी से दूसरे पोर्शन में जा सकती हैं और वहां जाके ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कैंसर। तो कहो कि मैम कैंसर अगर मान लो ट्यूमर कॉज भी हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों आदमी मरने लगता है, क्यों सीवियर पेन होता है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो भी समझ लो आप। जैसे ही मल्टीपल डिवीजन होगा, सेल्स का एक्यूमुलेशन होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, ढेर सारे सेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी। जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर रही हैं वो तो लिमिटेड है ना, उनका तो नंबर नहीं बढ़ रहा है ना। तो यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे सप्लाई दे रही हैं ये लिमिटेड अमाउंट में क्या करेंगी भाई, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेंगे। लिमिटेड है ना, क्या लिमिटेड है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, है ना, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ जो नॉर्मल सेल्स था उन सेल्स के कंपैरिजन में ये सेल्स ज्यादा स्ट्रांग है, कैंसरस सेल्स। और जो नॉर्मल सेल्स थे उनका डिकेइंग चालू हो जाएगा, उनका डेथ चालू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ये रेड वाली नॉर्मल सेल्स है ना, तो ये नॉर्मल सेल्स क्या होने लगेंगी, एपोप्टोसिस होने लगेगा उनका, है ना। कहने का मतलब क्या है, इनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ कह सकते हो एक्स्ट्रा प्रेशर एंड उसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पे सेल डेड होने लगेगी, यानी हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल का एक्यूमुलेशन कब बढ़ेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। पर यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी नर्व सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स आसपास जो है, टिश्यू जो प्रेजेंट है, उनकी डिकेइंग चालू हो जाएगी, डेथ चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी ये पेनफुल कंडीशन होगा, काफी सीवियर कंडीशन होगा। इस कंडीशन से बाहर निकल पाना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पूरे बॉडी में फैल गया, यानी 4th स्टेज में 5th स्टेज में चला गया, देन ये क्या होगा भाई, नॉन क्यूरेबल होगा। चलो भाई आगे बात करते हैं, कुछ डिटेल्स देखते हैं। क्या डिटेल्स देखें, मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स, है ना। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या है भाई, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज की होती हैं, ठीक है। कैंसरस सेल्स के अंदर क्या है, लार्ज वेराइटीज ऑफ शेप्स एंड साइज प्रेजेंट है। इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर होता है एंड रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डिवीजन का पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो भाई अगला देखें, रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा जब ग्रोथ होगा तो वो क्या करती हैं भाई, उनका एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है, डेथ स्टार्ट हो जाता है। जबकि कैंसर सेल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर डिवीजन को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट है, सप्रेशर जीन प्रेजेंट है। तो सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट, स्टॉप करती है ये। जबकि यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं होगा, डोंट स्टॉप, है ना। यहाँ पे क्लस्टर और म्यूटेंट सेल्स
स्टार्ट हो जाएगा और ढेर सारा क्लस्टर बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, कैसे, कंट्रोल्ड मैनर में। कौन कंट्रोल करके रखता है इसको, सप्रेशर जीन, ठीक है। नॉर्मल सेल्स का क्या है भाई, नॉर्मल एक लाइफ स्पैन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा डिवीजन होना चालू हो जाए तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसीजर है वहां पे, दे विल जस्ट सेल्फ डिस्ट्रॉयड, ताकि एबनॉर्मेलिटीज वहां पे ना हो, है ना। आगे चले, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और ये सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वर्क है, उसको कौन करेगा भाई, अ ग्रुप ऑफ सेल मिलके करेगा। बट कैंसरस सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में और एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। कहने का मतलब क्या है भाई, देयर इज नो कम्युनिकेशन, डू नॉट कम्युनिकेट, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। एडहेशन एंड इन्वेजन, वही बात हो गई, यानी कि आपस में बहुत सारी सेल्स जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, एक साथ मिलकर वो चिपक के रहती हैं, बाइंड होकर के रहती हैं। यहाँ पे क्या है भाई, उनके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो एक साथ एडहेर करके नहीं रह सकती, एडहेर नहीं रहती, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ देखें भाई, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनके पास, नॉर्मल सेल्स के पास, जो कि बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, जबकि कैंसर सेल्स के पास ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लूज कर देते हैं इनको एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन। एंड की एबिलिटी टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसरस सेल्स। चलो भाई स्पेशलाइजेशन की बात करें। स्पेशलाइजेशन क्या होता है भाई, हमारे नॉर्मल सेल्स स्पेशलाइज होते हैं, यानी कहने का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क उनको दे दिया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर कोई काम करना है। जबकि कैंसर सेल्स के अंदर क्या होगा, ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अब्सेंट होता है। आगे चलते हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन की बात करें, है ना। नॉर्मल सेल्स के अंदर सिग्नल्स क्या होगा भाई, रिकॉग्नाइज्ड होंगे। नॉर्मल सेल्स रिकॉग्नाइज्ड सिग्नल्स, दे नो व्हेन देयर आर एनफ टू सेल्स एंड स्टॉप्स डिवाइडिंग, है ना। इनको खुद पता है जब एक्सेस अमाउंट में सेल्स खुद टाइप के प्रेजेंट होंगे तो ये दे विल जस्ट स्टॉप टू डिवाइड। जबकि इनके अंदर रिकॉग्निशन पावर नहीं होता, कोई सिग्नल्स नहीं होते इनके अंदर, और म्यूटेटेड सेल्स हैं तो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे और कैंसरस ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ट्यूमर कितने तरह के, दो तरह के, है ना। पहला जो ट्यूमर है दैट इज बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको आप कैंसरस कह सकते हो। बिनाइन की बात करते हैं तो बिनाइन क्या होती है, नॉन कैंसरस, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, पर यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं होगा, नो मेटास्टेसिस। यहाँ भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है बट देयर इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट को छोड़कर ब्लड के वाया दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में चले जाना, है ना। देन इट इज कैंसरस, while benign tumor is not cancerous। चलो भाई आगे चलते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करें, है ना। ढेर सारी पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इन पॉजिटिव एजेंट्स को हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस, ठीक है। कार्सिनोजेंस जैसे केमिकल्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, इवन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हो सकता है। हमारे फूड के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, ठीक है। तो इन कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के अलावे कुछ ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो क्या करते हैं, सेल्स को म्यूटेट करते हैं टू कन्वर्ट देम, क्या भाई, उनको कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑन्कोजीन में, ठीक है। तो वायरल ऑन्कोजीन्स आपको बता दिया मैंने, है ना। सेवरल जीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, है ना, क्या कर रहा है भाई, प्रोटो ऑन्कोजीन का क्या है, कन्वर्जन है नॉर्मल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट की बात करें, कैंसर डिटेक्शन की बात करते हैं ना। तो हमारे बॉडी के अंदर कैंसरस अगर कोई डेवलपमेंट है, कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट है, तो प्राइमेटिव स्टेज में कभी भी ये पता नहीं चल पाता जब तक कि ये सर्टेन लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता, है ना। तो डिटेक्शन अगर हमें करना है प्राइमेटिव स्टेज में, अगर किसी तरीके से पता चल जाता है बाय चांस, देन इट इज डायग्नाइज्ड बाय बायोप्सी, है ना। किसके थ्रू करते हैं हम, बायोप्सी। क्या करते हैं बायोप्सी में करते क्या है, हम सेल्स के पर्टिकुलर पार्ट से सेल्स को हम निकालते हैं, आफ्टर दैट लेबोरेटरी में उसको भेजते हैं, उसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट जो है उसके अमाउंट को क्या करेंगे, डायग्नाइज करेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उनके अंदर कम होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, इररेगुलर होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंस, है ना। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक का चेकअप करेंगे, साथ में क्या देखेंगे भाई, उनका प्रोटो ऑन्कोजीन का मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ है या नहीं, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन में तो कन्वर्ट हो गई। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर पार्ट इज इन्फेक्टेड विथ
कर सकते हो कैंसरस सेल्स और नॉट, ये पता लगाया जा सकेगा। आगे चले, आगे लिख रहा है भाई स्टडी ऑफ टिश्यूज, ब्लड, बोन मैरो, टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स एज वेल एज, क्या हम कर सकते हैं बॉडी के अंदर सेल काउंट्स को भी काउंट करके, जैसे ल्यूकेमिया के केस में है ना, WBC का काउंट एक नॉर्मल लेवल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। रेडियोग्राफी, सिटी स्कैन, ठीक है, MRI, रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कैंसर कह सकते हो जो इंटरनल ऑर्गन है ना, वहां से तो हम सेल को बाहर नहीं निकाल सकते ना, बायोप्सी करना वहां पे बहुत मुश्किल होगा। इन दैट सिचुएशन क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज दैट अपना ब्रेन है, या फिर कोई वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, इन दैट केसेस हम किसको यूज करेंगे, MRI यूज करेंगे, सिटी स्कैन यूज करेंगे, जिससे केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैंसरस सेल्स इज टोटली डिफरेंट इन कंपेरिजन ऑफ उसकी जो एक्टिविटी होती है, जो उसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं नॉर्मल सेल से। उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम डायग्नोसिस कर लेंगे थ्रू दिस मेथड, रेडियोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI, है ना, ये सारी चीजें यूज करके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात करें। अगर एक बार डायग्नाइज हो जाता है कि देयर इज कैंसरस सेल्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, इन दैट सिचुएशन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे भाई, रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, कैंसरस पार्ट को। कैसे रिमूव करेंगे, सर्जिकल मेथड से। इफ इट इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, देन क्या करेंगे भाई, सर्जरी करेंगे और कैंसरस टिश्यू को सर्जिकली रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट और क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, बिकॉज मान लो सपोज दैट ऐसे पार्ट में कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, जिसको साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वहां उसको नहीं तो स्प्रेडल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन दैट सिचुएशन व्हाट वी विल डू, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वहां पे जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाए, जो नॉर्मल सेल्स हैं वहां पे ग्रो कर पाए, है ना। तो ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीदली, लीदली का मतलब जान से मार देना, है ना। कीमोथेरेपी की बात करें, विनब्लास्टिन, है ना, विनब्लास्टिन, या फिर आपको याद होगा वो जो विंका रोजिया वाला जो प्लांट है उसके रूट और स्टेम से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, दैट इज विनब्लास्टिन, है ना। तो विनब्लास्टिन इज द कह सकते हो केमिकल जो यूज किया जाता है ड्रग्स के रूप में, एंटी कैंसरस ड्रग्स के रूप में। क्या करेगा भाई, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी कैंसरस सेल्स हैं उनका डेथ हो जाएगा, साथ ही कुछ अपने नॉर्मल सेल्स भी डिके कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स वगैरह हैं, तो जिनका कीमोथेरेपी चलते हैं उनके हेयर्स पूरी तरीके से चले जाते हैं, वो बाल्ड हो जाते हैं, है ना। तो हेयर लॉस, एनीमिया इज द साइड इफेक्ट। जितने अपने RBC हैं उनका काउंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, इचिंग, है ना, जितने भी अपने इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सैगरेटेड हो जाते हैं, जिस वजह से एलर्जिक रेस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है। इम्यूनोथेरेपी की बात करें, इम्यूनोथेरेपी में क्या करेंगे भाई, अल्फा इंटरफेरॉन, सपोज दैट कार्सिनोमा कौन सा, कापोसी कार्सिनोमा की बात करें, है ना, कापोसी सार्कोलेमा की बात करें। कापोसी सार्कोलेमा में क्या होता है, अपने ठीक जो स्किन प्रेजेंट है, स्किन के ठीक नीचे क्या होगा, ढेर सारे ब्लड का एक्यूमुलेशन, ऐसे ब्लिस्टर्स दिखाई देने लगेंगे या ऐसे पैचेस दिखाई देने लगेंगे जिसके अंदर ब्लड सेल्स दिखाई देने लगते हैं और वहां पे रेड पैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, कापोसी सार्कोलेमा से लड़ने के लिए, वो भी क्या है, कैंसर है ना। इन दैट सिचुएशन अल्फा इंटरफेरॉन वायरस इंड्यूस करता है, तो अल्फा इंटरफेरॉन, पैसिव इम्यूनिटी देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडीमेड इंटरफेरॉन बाहर से क्या डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। जहां भी ट्यूमर है, जहां भी वो सेल्स प्रेजेंट है, कैंसरस सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इम्यूनोथेरेपी हो गया, बिकॉज अल्फा इंटरफेरॉन क्या है, आपने इंटरफेरॉन पढ़ रखा है, साइटोकाइंस हैं जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट आगे देखें, ड्रग्स एंड अल्कोहल की बात करें, है ना। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस, कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कैंसर खत्म होता है तो कैंसर से का जो ट्रीटमेंट था आपने देख लिया, सर्जिकल, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, है ना, दीज आर द ट्रीटमेंट। और विंका रोडिया से हम क्या ऑब्टेन करे थे, विनब्लास्टिन, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे मॉडिफाइड ड्रग आ गए हैं मार्केट में, है ना। आगे चलते हैं, अपन जो नेक्स्ट सेक्शन है अपने चैप्टर का, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं भाई, ड्रग्स का मतलब क्या होता है। कभी भी हम ड्रग्स वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है, किसका इमेज बनता है, मेडिसिन का, मेडिसिन के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्रग्स। यस, दीज आर केमिकल्स विच इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू ट्रीट द पेशेंट, टू काम द पेशेंट, यानी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या फिर डिजीज के इफेक्ट को कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है
अब्यूज का मतलब इसका गलत तरीके से यूज करना, मिसयूज ही कहेंगे, अब्यूज है ना। उससे हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या हो रहा है भाई, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपना जो सोशल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो क्या हो रहा है, वीकेन हो रहा है। साथ में एल्कोहल भी क्या है, एक केमिकल है जिसको यूज किया जाता है एज ए मेडिसिनल ड्रग है ना। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसमें एल्कोहल होता है, जो क्या करता है, काम यानी कि इरिटेशन को कम करने का काम करता है, यानी अवेयरनेस को थोड़ा सा सप्रेस करेगा ताकि पेशेंट रिलीफ महसूस कर सके, है ना। बट इन आवर सोसाइटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम, वेरी एंशिएंट टाइम, इट इज यूज्ड फॉर, आप कह सकते हो समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, या फिर समटाइम्स किसी रिचुअल्स है ना, जो रिचुअल्स होते थे, कल्चरल रिचुअल्स, उसके अंदर लोग यूज करते थे इनको। धीरे धीरे क्या बन गया भाई, समटाइम्स जो यूथ होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं फॉर, मतलब जस्ट आप ये दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं, हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या है भाई, मैच्योरिटी है, हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये चीज़ें शो करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। धीरे धीरे वो इन ड्रग्स के लिए क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। कब उनकी बॉडी उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होने लगती है, उनको पता ही नहीं चलता। चलो भाई, एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, आगे चलते हैं। क्या है भाई, कॉमनली अब्यूज जो ड्रग्स हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो पहला कैटेगरी ऑपियोइड्स, दूसरा कैटेगरी है कैनाबिनॉइड्स, तीसरा है कोका एल्केलॉइड्स। और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, फ्लावरिंग प्लांट से, एंड फ्यू फ्रॉम द फंजाई, है ना। कुछ फंगस भी हैं, है ना, क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ठीक है, वहाँ से यूज़ करते हैं, नहीं, वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्या ऑब्टेन करते हैं भाई, कैनाबिनॉइड्स वगैरह, हेलुसिनोजेनिक, क्लेविसेप्स पुरपुरिया से हम बहुत सारे LSD वो सब ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स की बात करें, कैनाबिनॉइड्स में अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट्स विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, है ना। सीधे सीधे किसके साथ खेलता है, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स के साथ खेलता है। उन रिसेप्टर्स को क्या करेगा भाई, एक्टिवेट करेगा और सप्रेस करेगा। देखें जरा कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा, एक प्लांट है कैनबिस सटाइवा, उसके इन्फ्लोरेसेंस, यानी इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर वाला जो पार्ट है ना, उससे यूज करते हैं। इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मैरिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा, ठीक है। मैरिजुआना क्या है, भांग जिसको बोलते हैं ना, हसीस, चरस, गांजा तो पता ही है। दे जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, जनरली क्या करते हैं भाई, धुएं के रूप में, है ना, इनहेल करते हैं। समटाइम्स ओरल इंजेक्शन, यानी खाते भी हैं, जैसे मैरिजुआना खाया जाता है पीस करके, या फिर उसको मिठाई के साथ या फिर दूध के साथ लोग खा लेते हैं ना। नेक्स्ट इफेक्ट्स किसके ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना है ना। कैनाबिनॉइड्स किसके ऊपर, कैनाबिनॉइड्स किसके ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना, ये याद रखोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को अल्टर करेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं एडोलेसेंस की। क्या है एडोलेसेंस, प्यूबर्टी वाला एज, आपने पढ़ रखा है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। एडोलेसेंस कब ट्रिगर करता है भाई, प्यूबर्टी के टाइम पे, और उस टाइम पे एज ग्रुप क्या होता है उनका, 12 to 18 ईयर्स, है ना। कॉज क्या है भाई ड्रग एब्यूजेस का, उनके अंदर ऐसी क्या मनोभावना होती है जिसके कारण ऐसे वो काम कर बैठते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज क्यूरियोसिटी, उनको कोई बताता नहीं है, सब लोग उनसे छुपाते हैं इन चीज़ों को, तो उनकी क्यूरियोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, उनको एडवेंचरस करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, कुछ हटके करते हैं, कुछ एडवेंचरस करते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ, मतलब कह सकते हो ड्रग एब्यूज का एक पार्ट है एक्साइटमेंट, काफी एक्साइटेड होते हैं उनको, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, चलो करके देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करने का उनको बड़ा शौक होता है इस एज में, है ना, चलो ये करके देखते हैं कैसा लगता है ना। उनको पता नहीं कि व्हाट इज द रिजल्ट, फिर भी वो करने के लिए क्या होते हैं, काफी एक्साइटेड रहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस प्रेशर टू द एक्सेल इन एग्जामिनेशन, कहने का मतलब क्या है कि समटाइम्स उनके लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि दे आर सफरिंग अ लॉट, है ना, फ्रॉम मदर साइड, फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम स्कूल साइड, एजुकेशन वाइज, उनको चारों तरफ से सोसाइटी में क्या रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई ये नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे, ये नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को काम करने के लिए अपने आप को बेचारा दिखा करके क्या करते हैं भाई, इन सारी चीज़ों के लत में पड़ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है ना, ड्रग एब्यूज को अडॉप्ट कर लिया है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होगा उनके अंदर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा उनके अंदर, क्या डेवलप हो जाएगा, रेकलेस बिहेवियर, है ना, अचानक से गुस्सा कर जाना, एकदम अचानक से इमोशनल हो जाना, अचानक से किसी को मार देना, है ना, ये रेकलेस बिहेवियर शो करता है। दूसरा, मेलिशियस मिस्चीफ, है ना, मेलिशियस मिस्चीफ के अंदर क्या देखेंगे,
किसी भी तरीका का गलती कर देना जो उनको नहीं करना चाहिए जेन्युइनली, है ना। वायलेंस की बात करें, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट या फिर कह सकते हो जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आइसोलेटेड, अकेले रहना पसंद करेंगे, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मेलिशियस मिस्चीफ में एक और चीज़ आप याद रखिए, जैसे उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी फील होगा, है ना। अचानक से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना कि भाई ये सब मैंने क्या कर डाला। आगे देखते हैं, डिपेंडेंस की बात करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंटिन्यूस ड्रग है ना, ड्रग्स की क्या होती है भाई, एक बार जब कभी ड्रग्स का इनहेलेशन होता है बॉडी के अंदर तो न्यूरॉन्स के रिसेप्टर उनको रिसीव करते हैं, फर्दर क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस हो जाता है, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, उसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता रहा, हफ्ते भर 15 दिन भी चलता रहा, देन व्हाट विल हैपन, हमारे बॉडी के बाकी जो एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस जो सेल्स के अंदर हो रहे हैं, उनके लिए मतलब अपने सिस्टम को एक्टिवेट रखने के लिए भी उन ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी उन ड्रग्स की रिक्वायरमेंट पड़े। इन दैट सिचुएशन जिसने इस ड्रग्स को लेना चालू किया है वो कभी भी उस ड्रग्स के बिना रह नहीं पाएगा और उसकी क्या होगा, विथड्रॉल सिम्टम्स उसके अंदर अपीयर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है विथड्रॉल सिंड्रोम, जरा वो देखें, है ना। इसमें लिख रहा है, डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, दैट इंक्लूड्स, क्या हो जाएगा भाई, अचानक से एंग्जाइटी, सेकेंडनेस, बॉडी पूरी तरीके से हिलने लगेगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, समटाइम्स इट कैन बी फैटल, है ना, आदमी की डेथ भी हो सकती है अगर उस टाइम पे उसको नहीं दिया गया और उससे एकदम से अचानक से विड्रॉ कर लिया गया उस ड्रग्स को उसके बॉडी से। देन व्हाट विल हैपन भाई, उसको दिया नहीं, इंजेस्ट नहीं कर पाया वो, देन उसके नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टॉप कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। प्रिवेंशन, avoid undue peer pressure, education and counseling, seeking help from parents and peer seeking professionals and medical help etc के ये सब जो है इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको हम ड्रग एब्यूज से छुड़ा सकते हैं। कह सकते हो कि जो उनका एडिक्शन है उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, लोगों को एजुकेट करो। दूसरा, जो अननेसेसरी पीयर प्रेशर जो दिया जाता है उनके ऊपर वो ना हो, काउंसलिंग होनी चाहिए ऐसे बच्चों की, जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे वो उनको हेल्प मिलनी चाहिए सोसाइटी की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसे NGO वगैरह काम करती हैं उनकी तरफ से उनको हेल्प किया जाता है ताकि उनके बच्चों को क्या किया जा सके, इन ड्रग्स से मुक्त कराया जा सके, है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ओपियम पॉपी की बात कर रहा है ना, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, इट हैज बीन आस्क्ड, है ना, प्रीवियस एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दे रखा था, उससे पूछ रहा था, ये स्ट्रक्चर दे करके पूछा गया है कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, है ना। ओपियम पॉपी, है ना, इस प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बाद देखते हैं वो पार्ट जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस, है ना। तो ड्रग्स क्या है भाई, ड्रग्स का जैसे ही वर्ड हमारे माइंड में आता है एक चीज क्लिक करती है कि वो नार्कोटिक्स ड्रग्स जिसका अब्यूज किया जाता है। भाई ड्रग्स एक मेडिसिनल, जितने भी मेडिसिनल केमिकल्स हैं, है ना, उनके लिए भी हम ड्रग वर्ड ही यूज करते हैं। तो ऑल द केमिकल्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन आर ड्रग्स, और उसको हमने बनाया है, क्यों बनाया है, फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट, फॉर प्रोवाइडिंग देम कामनेस, और आप कह सकते हो उनको सेडेट करने के लिए, या फिर उनके पेन को कम करने के लिए, या फिर उनके सीवियरिटी को कम करने के लिए इन मेडिसिन को बनाया गया, डिजाइन किया गया है, ठीक है। बट हमारे कल्चर में, है ना, क्या किया जा रहा है भाई, फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम एज ए रिचुअल्स, या फिर आप कह सकते हो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इन ड्रग्स का यूज किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है भाई, हमारे सोसाइटी के अंदर जो यूथ हैं, है ना, जो एडोलेसेंस वाले कैटेगरी से गुजर रहे हैं, या फिर जिनके अंदर प्यूबर्टी अभी ट्रिगर हुई है, एडोलेसेंस एज जो कि बिटवीन 12 to 18 ईयर्स के बीच में होता है, वो क्या होते हैं, काफी क्यूरियस होते हैं, काफी एक्साइटेड होते हैं, काफी एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर ड्रग एब्यूज होने की चांसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही सोसाइटी के अंदर मतलब उनको परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, कैरियर में अच्छा कुछ अचीव करना है, इन सारी चीजों को लेकर के काफी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इन दैट सिचुएशन वो क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और चीज़ों से ओवरकम होने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई हम बात करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज की। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज दिस।
कॉमनली जो अब्यूज किया जाता है जिन ड्रग्स का, दैट इंक्लूडेड्स ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ कह सकते हो जहाँ के कुछ फंजाई भी हैं जैसे क्लेविसेप्स पर्पुरिया है ना, या फिर आप कह सकते हो LSD जिससे ऑब्टेन किया जाता है ना। क्यों किया जाता है भाई? फॉर हेलुसिनोजेनेटिंग एजेंट ऑब्टेन करने के लिए। दीज आर मेडिसिनल ड्रग्स हैं, है ना। चलो भाई, सबसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज ओपियोइड्स, है ना। क्या है ओपियोइड्स, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, किसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको याद रखना है। तो दीज आर ड्रग्स विच बाइंड्स टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है। हेरोइन क्या है? इस कैटेगरी का सबसे कॉमन ड्रग है जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं केमिकली, ठीक है। क्या होता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। कलर कैसा होगा? व्हाइट होता है, अडरलेस होता है, बिटर होता है एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। हेरोइन किस कैटेगरी में? ओपियोइड्स। कॉमनली क्या कहेंगे इसको? स्मैक कहेंगे। केमिकली इसको क्या कहते हैं? डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, ठीक है, मॉर्फिन बोलते हैं। चलो भाई, एसिटाइलेशन है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है? मॉर्फिन का अगर हम एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? डाइएसिटाइल मॉर्फिन, दैट इज स्मैक, है ना। पॉपी प्लांट यानी कि पापावर सोमनिफेरा, है ना। तो पापावर सोमनिफेरा से एक्सट्रैक्ट कहता है कौन से पार्ट से? याद रखना आप, लैटेक्स, है ना। क्या करते हैं? लैटेक्स से ऑब्टेन करते हैं। कैसे यूज किया जाता है? स्नॉटिंग के थ्रू, है ना, स्नॉट किया था नाक से, या फिर इंजेक्शन के थ्रू। हीरोइन क्या है भाई? डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट यानी कि स्लो डाउन करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करता है भाई? सप्रेस करेगा, साथ में अपने नर्वस सिस्टम को काम कर देता है, काफी सप्रेस करता है, कोई एक्टिविटी नहीं बच जाती। तो डिप्रेसेंट के कैटेगरी में आता है। बॉडी फंक्शन को भी क्या करता है? स्लो करता है। यू कैन सी द इमेज, है ना, वेरी वेल, अच्छे से पहचानो भाई, बिकॉज समटाइम्स इमेज इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन और आपसे पूछता है विच स्ट्रक्चर इज दिस, है ना। तो दिस इज मॉर्फिन। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? ये मॉर्फिन है। इसके अंदर एसिटाइल, 2 चेन एसिटाइल का जोड़ दो तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी स्मैक का इमेज बन जाएगा ये, ठीक है। और इधर है ओपियम, पॉपी प्लांट है ना, इसी के लेटेक्स से हम ऑब्टेन करते हैं इस ड्रग को। दूसरा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है भाई? एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है मेडिसिन का, केमिकल का, जो कि ऑब्टेन करते हैं कहाँ से भाई? कैनाबिनॉइड्स प्लांट से, जैसे कैनबिस सटिवा, है ना। तो कैनबिस सटिवा प्लांट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ब्रेन के ऊपर इन द सेंस ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है ना। तो ब्रेन सेल्स के अंदर यानी न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट है। क्या क्या है इसके कैटेगरी के अंदर? जरा देखो, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा। मैरिजुआना यानी कि भांग, है ना, हेलुसिनेशन कराता है, यानी कि हेलुसिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। टेकन बाय इनहेलेशन या फिर धुएं के रूप में, है, चरस गांजा धुएं के रूप में इनहेल किया जाएगा, या फिर ओरल इंजेक्शन, भांग को खाया जाता है, मैरिजुआना, है ना। नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के कार्डियो यानी कि हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। साथ में ये डायग्राम आपको याद रखना है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड एज वेल एज ये लीफ आपको याद रखना है, कैनबिस सटिवा, मैरिजुआना, ठीक है ना। इसके लीफ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे? लीफ को यूज करते हैं, फ्लावर को यूज करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये धतूरा प्लांट है ना, इसको याद रखना है आप, कैनबिस कैटेगरी में आता है, कैनाबिनॉइड की कैटेगरी में आता है। अगला जो कैटेगरी है दैट इज कोका अल्कलॉइड। क्या है ये? कोकीन, है ना, जिसको कोकीन कहते हैं। जनरली ये क्या होते हैं? स्टिमुलेंट होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को और एक ऐसा फीलिंग देते हैं काफी एनर्जेटिक हो गए। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इसका मिसयूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रैक या फिर कोक, है ना, कोक के रूप में या फिर क्रैक के रूप में इसका मिसयूज किया जाता है। किसके ऊपर काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के ऊपर काम करता है ना। क्या करता है भाई? इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कहाँ से, किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं वो याद रखना आपको। इरिथ्रोजाइलम कोका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेटिव है कहाँ का? साउथ अमेरिका का, यानी कि साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला ये प्लांट है, इरिथ्रोजाइलम कोका। ओके, डन, याद हो गया ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। पोटेंट स्टिमुलेशन एक्शन, है ना। क्या है भाई? स्टिमुलेंट है, लेकिन अगर एक्सेसिव डोज में ले लिया जाए, एक नॉर्मल डोज से भी ज्यादा ले लिया जाए, तब फिर वहां पे वो क्या करेगा भाई? सप्रेस कर देता है बॉडी को, है ना। देखें जरा क्या है यहाँ पे। एक्सेसिव डोज ऑफ
कोकीन क्या करेगा भाई, सप्रेस करेगा। कैसे, हेलुसिनेशन कॉज करेगा, उसको उनको लगेगा कि मैं पूरी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, उनकी एक्टिविटीज एबनॉर्मल हो जाएगी, हेलुसिनेशन कॉज करेगा। अदर वेल नोन प्लांट्स विथ हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा, बेलाडोना या धतूरा, है ना। तो धतूरा प्लांट अभी मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो ये क्या है, हेलुसिनेटिंग प्लांट है, ठीक है, हेलुसिनेटिंग प्लांट के अंदर आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, दिस डे कैनाबिनॉइड्स आर बीइंग यूज्ड अब्यूज फॉर बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कुछ ऐसे कैनाबिनॉइड्स भी हैं जिनको मिसयूज किया जा रहा है, किसके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट आगे चलें, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामिन, benzodiazepine and other similar drugs that are normally used as medicines to help patient cope with mental illness like depression and insomnia और often abused, है ना। कहने का मतलब क्या है भाई कि जनरली इन ड्रग्स का जो यूज है, एम्फेटामाइन का, बेंजोडाइजेपिन का, बार्बिट्यूरेट्स का, इनको हम किस लिए यूज करते हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं पेशेंट, है ना, उनको ट्रीट करने के लिए, उनके कह सकते हो सप्रेस करने के लिए, उनकी मेंटल एक्टिविटी को थोड़ा सा काम करने के लिए यूज किया जाता है। जिनको नींद नहीं आती है, इन नींद को इंड्यूस करने के लिए ये सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इनका भी मिसयूज चालू कर दिया गया है हमारे सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी यूथ इसका मिसयूज करते हैं। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन का क्या मेडिसिनल यूज है, वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट्स। कौन से पेशेंट्स भाई, आपको याद रखना है, जिनकी सर्जरी हुई है, जिनके पास क्या होता है, काफी पेन होता है आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद जहाँ पे टाका लगता है या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे कट लगा है, वो काफी पेनफुल एरिया होता है। तो इन दैट सिचुएशन एज ए पेन किलर, एज ए सेडेटिव, मॉर्फिन को यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स और सीड के पास भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको बताया वो धतूरा वाला, है ना। पर मैंने आपको ये भी बताया है कि फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम, है ना, जब अपनी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, सिविलाइजेशन नहीं हुआ था, उस टाइम से ही ह्यूमन बींग्स क्या करते आए हैं, इन सारे ड्रग्स का मतलब किसी रिचुअल्स के ऊपर, किसी सेरेमनी के ऊपर, फेस्टिवल के ऊपर इनका यूज करते हुए वो आए हैं अलॉन्ग विद द मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। अब बात करते हैं एडोलेसेंस एंड ड्रग एब्यूज की, है ना। एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि एडोलेसेंस एज 12 से 18 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एडवेंचरस नेचर के होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटल नेचर के हैं भाई, स्ट्रेस एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनके ऊपर फ्रॉम देयर पेरेंट साइड एज वेल एज एकेडमिक, जो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर लगा के रखते हैं ना। तो दिस ऑल आर द रीजन्स, जनरली क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल नेचर की वजह से क्या होगा, उनके अंदर ड्रग एब्यूज की तरफ झुकने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भाई इनको रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, उनको हम एजुकेट करके रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, कभी भी उनसे कोई किसी चीज़ को हाइड करके ना रखें ताकि क्यूरियोसिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो, है ना। और अगर कोई बच्चा है सपोज दैट इसको अडेप्ट कर लेता है, यानी उसके अंदर एडिक्शन आ जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, तो कौन कौन से सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई देंगे, दैट इज रेकलेस बिहेवियर, मैलिशियस मिस्चीफ, वायलेंस, drop in academic performance as well as depression, isolation and aggressiveness. These are the symptoms जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो बच्चा है वो इन सारी चीज़ों के अंदर घुस गया है या फिर उसके अंदर ये एडिक्शन आ गया है, ठीक है। अब एडिक्शन क्या होता है, व्हाट इज एडिक्शन, है ना। तो क्या कर रहा है, कोई भी अगर बॉडी जिसके अंदर ड्रग्स का इनहेलेशन हो रहा है, ड्रग्स जा रहा है, देन क्या करेगा, न्यूरो रिसेप्टर्स उनको रिसीव कर रहे हैं, धीरे धीरे ये न्यूरो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, साथ में हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही, इन सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को चलाने के लिए भी उन न्यूरॉन्स को इन ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, यानी कि इन न्यूरॉन्स को जब तक वो ड्रग्स नहीं मिलेगा तब तक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ें भी नहीं होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक से अगर मान लो उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ड्रग्स, या फिर वो नहीं खा रहा है, या फिर किसी तरीके से उसे छुड़ा दिया गया, तो विथड्रॉल सिंड्रोम्स यानी विड्रॉल जो टेंडेंसीज होती हैं, विड्रॉल सिंड्रोम्स क्या होगा, अपीयर होगा। क्या होता है विड्रॉल सिंड्रोम, अचानक से खींच लेने के कारण, यानी कि सपोज दैट उसको सप्लाई बंद कर दिया गया ड्रग्स का उस बच्चे को, देन व्हाट विल हैपन, वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वेटनेस हो जाएगा, सेकीनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी, और तो और ये समटाइम्स ये फैटल भी होता है, यानी उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इन प्रॉपर सुपरविजन ऑफ नारकोटिक्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके सुपरविजन में या फिर रिहैब सेंटर में ही इनसे हम निजात पा सकते हैं बाई प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, है ना। ऐसे अचानक से उसको नहीं छुड़वाया जा सकता, यानी कि दिस ड्रग्स का लॉन्ग टाइम तक, या चाहे वो अल्कोहल हो या फिर कोई केमिकल ड्रग हो, उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें मेडिकल सुपरविजन को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है प्रिवेंशन
को कह सकते हैं या तो हम प्रिवेंट करें इन सारी टेंडेंसीज के अंदर जाने से, बच्चों को पहले ही एजुकेट करके रखें, अवेयर करके रखें, ताकि वो इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दूसरा, सपोज दैट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो वो भी हम ना करें, है ना। तीसरी चीज़ क्या है भाई, अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे इस तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो उन पेरेंट्स को क्या मिलना चाहिए, सोसाइटी से भी हेल्प मिलनी चाहिए, एज वेल एज जो हमारे पास NGOs हैं वो भी क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि उनके बच्चों को रिहैब सेंटर में ठीक किया जा सके, है ना। एज वेल एज प्रोफेशनल्स और मेडिकल हेल्प के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो है कुछ क्वेश्चंस जो आप देख लो। 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, ड्रग क्या है भाई, हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं मॉर्फिन का, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, है ना, स्मैक यूज करने के लिए, है ना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपको याद रखना है कि फ्लावर्स यूज करते हैं पॉपी प्लांट के, है ना, फ्लावर्स। और लैटेक्स, है ना, लैटेक्स देख रहे थे हम लोग, तो फ्लावर्स यूज कर रहे हैं स्मैक बनाने के लिए। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन ऑफ म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। तो नॉट के लिए देखेंगे, यहाँ देखते हैं, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजिन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ये करेक्ट है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमेरेज इनहिबिटर, ये भी सही है, टेलोमेरेज इनहिबिटर को क्या कर देता है भाई, रोक देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स द सेल कंट्रोल, है ना, इनएक्टिवेट कर देता है सेल कंट्रोल को, बिल्कुल सही है, कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, म्यूटेशन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज, दिस इज द स्टेटमेंट, है ना, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि टेलोमेरेज के प्रोडक्शन को ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से इमेजेस से वो मैं आपको एक बार और बता दूं कि दिस आर द इमेजेस। इस इमेज से 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धतूरा प्लांट का ही है ना। और ये क्या करता है भाई, हेलुसिनेशन कॉज करता है। एज वेल एज दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिकल स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट अगला आप ध्यान दोगे, दिस वन, है ना, ये सारी केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन का भी स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे आगे आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डालो और उसको लगाओ, निकालो, है ना, सारे क्वेश्चंस डाल के देख के NCERT के साथ मैच करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।